पटेल जी यानी कि माननीय लल्लू भाई मक्कन जी पटेल जी, जिनके लिए कहा जाता है फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड, एक शुद्ध निस्वार्थ व्यक्तित्व, सादगी के अवतार। उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि चार्ली चैपलिन के प्रसिद्ध कथन अनायास ही याद आ जाता है, ज़िंदगी हम पर हंसती है जब हम नाखुश नज़र आते हैं, ज़िंदगी हम पर मुस्कुराती है जब हम खुश नज़र आते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमें सलाम करती है जब हम दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं। मैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों के साथ ज़रूर इस मंच पर शेयर करना चाहूँगी, इसके पहले कि हमारा विशेष कार्यक्रम आरंभ हो। ये उनके जीवन की कुछ घटनाओं के ऐसे अमोल पल हैं जो हमें सचमुच में प्रेरणा देते हैं और एक साधारण से व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। 20% ज़्यादा फसल हर साल, असंभव। खेती किसानी में ऐसा हुआ ही नहीं करता। मैं भी तो किसान का बेटा हूँ, ऐसे कैसे यकीन कर लूँ? चकित स्वर में कह रहे थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला, जो उन दिनों भारत के फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे, और वो सोच रहे थे कि हर साल 20% की फसल में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है। लेकिन हमारे जो LM पटेल जी थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था, और उनका ये विश्वास भी ज़रूर था कि हमारा देश उसी सूरत में तरक्की कर सकता है जब गांव, किसान और खेतों की तरक्की हो। खेती की तरक्की तब होगी जब किसान पढ़ा लिखा हो, और साथ में किसान के शोषणकर्ताओं का भी शोषण उनका रोका जाए। उनके बहुत ही साधारण सा मूल मंत्र था कि किसानों को आज़ाद करो कर्ज से और पराधीनता से। उनका ऐसा विश्वास था कि किसानों को फिजूल खर्ची से बचाना चाहिए, उन्हें पानी की बचत करना तथा सिंचाई के विभिन्न प्रकार के तरीके जो हैं वो सिखाने चाहिए। उन्हें लोन देने के बजाय उन्हें किस तरीके से हम पैसे की बचत कर सकते हैं या हम कैसे अपने फसल की बढ़ोतरी कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा गौर किया जाए। और इसके लिए उन्होंने जो है किसानों को हमेशा प्रेरित किया और कहा कि पानी जमा करो, और उसकी कला भी सिखाई। और उन्होंने ड्रिप इरिगेशन की पद्धति भी किसानों को उनको अवगत कराया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये पद्धति इस्राइल ने ईजाद की है, जिसके ज़ोर पर इजरायलियों ने घातक मरुस्थल देश को भी, बंजर भूमि को भी हरित भूमि में बदल दिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और धीरे धीरे उन्होंने वो जो गांव, एक सरवेड़ी गांव था जो कि सौराष्ट्र में, गुजरात में है, वहाँ पर इस पद्धति को अपनाना शुरू किया और किसानों को भली भांति प्रशिक्षित किया। साथ ही उन्होंने युवक मंडल एवं महिला मंडल बनाया और संचालित किया उसको। ज्ञानवर्धक तरीके से उन्होंने लोगों को सिखाया, उन्हें आगे बढ़ाया और कहा कि नहीं, हम अपने जीवन में अपनी कर्मठता से, बिना किसी के आगे हाथ पसारे, बिना किसी से लोन लिए, हम जो हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। और पहले ही प्रोजेक्ट में जो सफलता मिली, ओह वाह, बहुत ही ज़बरदस्त थी। 4 वर्षों में दुगनी फसल हासिल होने लगी और 100% मुनाफा। किसानों को कर्ज से पूर्ण मुक्ति मिल गई और युवक मंडल ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली कि गांव के किसानों की बेहतरीन के लिए इन 4 वर्षों में जो भी किया गया है उसे अब हम आगे बढ़ाएंगे। कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन कर चुके उस युवक का वेतन अस्पी ने ही अदा किया और बैंक लोन का ब्याज भी अस्पी ने ही दिया। बहुत ही गौरवशाली ऐसे हमारे श्री LM पटेल जी रहे जीवन में। उन्होंने लोगों को हमेशा बढ़ाया। अगर मुझे परमिशन हो और अगर समय की कोई थोड़ी सा बंधन ना हो तो एक और किस्सा उनके जीवन से मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी यहाँ। और ये जो मैं संस्मरण ले रही हूँ वो उन्हीं की किताब धरती के पुत्र जो उन पर लिखी गई है, उन्हीं से मैं आपको अवगत करा रही हूँ। लल्लू भाई जी बहुत ही अपने वचन के पक्के थे, जो बोलते वो कर दिखाते। इसी कारण उनके शब्दों में बड़ा वज़न था। उनका मानना ऐसा था कि बच्चों को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर वक्त माता पिता उनका मार्गदर्शन करें। लेकिन किरण भाई का अमेरिका जाना लल्लू भाई जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें डर था कि कहीं वो अमेरिका में जाकर सेटल ना हो जाएं। पर दूसरी तरफ उन्हें अपने बेटे की आत्मनिर्भरता पर बड़ा ही विश्वास और गर्व था। लेकिन बेटे ने भी ठान लिया कि अमेरिका पहुँचे बिना तो वो मानेंगे नहीं और किसी की मदद भी नहीं लेंगे। लेकिन लल्लू भाई जी के लिए ये चीज़, ये दुविधा
कितनी मधुर रही होगी, ये हम किरण भाई के ही शब्दों में आइए समझते हैं, जो कि उन्होंने हम सभी के साथ शेयर किए हैं। मैं सिर्फ उन्हीं के डायलॉग्स को यथावत वैसा ही पढ़ रही हूँ, बिना कोई परिवर्तन के। मैंने बीकॉम पास कर लिया तो बापूजी ने पूछा, कब आ रहे हो फैक्ट्री में काम पर? जवाब में मैंने कहा, लेकिन मुझे तो अमेरिका जाकर बीए करना है। अगर मैं ही तुम्हें अमेरिका से बेहतर पढ़ा दूँ? इस पर मैंने दलील दी, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहता, मुझे तो अमेरिका की डिग्री चाहिए। वो बोले, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम अमेरिका में ही सेटल हो गए तो मैं वचन देता हूँ मैं ज़रूर वापस आऊँगा। मैंने अपनी ही कोशिश में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में एडमिशन ले लिया। अब मैं भारत से रवाना होने की तैयारियों में जुट गया। मुझे अमेरिका जाने से रोकने के लिए बापूजी ने मेरी शादी करवा दी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारियों में जुटा रहा। बापूजी बोले, मैं तुम्हारी पत्नी को साथ नहीं भेजूंगा। मैंने कहा, मैं अकेला ही निकल जाऊंगा। इस पर वो बोले, वो मुझे सिर्फ $500 देंगे, लेकिन जब मैं वापस आना चाहूँगा तो रिटर्न टिकट यहीं से भेज देंगे। मुझे गुस्सा आ गया। रवाना होते होते मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया, एक बार मैं बस पहुँच भर जाऊँ, फिर तुम्हें भी वहीं बुला लूँगा। मैं सैन फ्रांसिस्को पहुँच गया। अब धन कहाँ से प्राप्त करूँ? ऐसे खड़े खड़े कोई देगा भला नौकरी? तभी इंडिया हाउस में एक रेस्टोरेंट के बारे में पता चला। मैंने वहाँ पे बर्तन साफ़ करना स्वीकार कर लिया। मुझे 1 घंटे के परिश्रम के लिए सिर्फ $2 मिलते थे। मैं 4 घंटे काम करके $8 कमाने लगा। मेरा कॉलेज भी कोई बहुत बढ़िया नहीं था। मैं तो सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में पढ़ाई करने का सपना लेकर वहाँ पहुँचा था। और दूसरी दिक्कत ये भी थी कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे 4 घंटों में $8 ज़रूर कमाने पड़ते थे, और उसके लिए ये समय पढ़ाई के लिए मुझे मिलता ही नहीं था। फिर मैंने अपनी पत्नी को वहाँ पर, जो कि किसी काम के बहाने उधर इंग्लैंड में आई थी, तब लंदन में आई थी, उनको वहाँ मैंने बुला लिया। मेरे प्रोफेसर ने भी मुझे कहा कि अगर पत्नी साथ होगी तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगी, और इस तरीके से मैंने रेस्टोरेंट में काम करना छोड़ दिया और 9 महीने के अंदर मैंने अपनी डिग्री पढ़ाई पूरी करके डिग्री ले ली। मैंने अपने बापूजी को चिट्ठी लिखी कि मैं विश्व भ्रमण पे जाना चाहता हूँ, लेकिन बापूजी ने शायद बहुत नाराज़गी की वजह से कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि अगर तुम अमेरिका से सीधे घर आओगे तो ही टिकट भेजूंगा। पता था, उन्हें लग रहा था कि शायद बेटा अमेरिका से वापस नहीं आएगा। तो मैं अपनी पत्नी के साथ वर्ल्ड टूर पे निकल गया और पहुंचा मैं केन्या। बापूजी को फिर से सूचित किया कि मैं भारत लौट रहा हूं। वो बहुत प्रसन्न हुए। जवाब में उन्होंने लिखा, अच्छा, केन्या में तुम्हारी मुलाकात सबसे हो गई है। तो बापूजी किसी की भी अगुवाई के लिए एयरपोर्ट कभी भी नहीं जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ये नियम तोड़ा और वो मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आए। मुझे आज भी याद है, 15 जुलाई 1971 उन्होंने मुझे देखते ही अपनी बाहों में भर लिया और आंखों से झर 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 आंसू बहने लगे। गदगद स्वर में बोले, अच्छा, क्या तुम सचमुच में वापस आ गए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आज मैं जो कुछ भी हूँ बापूजी द्वारा जीवन दर्शन के कारण ही हूँ। उनका एक ही सूत्र था, कमाओ और सीखो, कठोर परिश्रम करो और मज़े करो। और मेरी परवरिश भी इसी के आधार पर हुई, जिसे मैंने आज तक कायम रखा है। लेकिन भारत में वापस आने के बाद मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पर मुझे 22,000 रुपये महीने की सैलरी थी। बापूजी ने कहा, नहीं, हमारे अमेरिकन स्प्रिंग में काम करो। और अमेरिकन स्प्रिंग में मुझे नौकरी भी दी, तो कौन सी, क्लर्क के भी नीचे एकदम उसका असिस्टेंट बनाकर 500 रुपये की नौकरी, और 700 रुपये उस क्लर्क को मिलते थे। मुझे बड़ा बुरा लगता था, मैं 500 रुपये और उसे 700 रुपये। लेकिन बापूजी ने समझाया कि नहीं, नीचे की सीढ़ी से जब चलोगे तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। सच में उनके वो शब्द सार्थक हो गए। आज भी उन शब्दों को याद करके, उन बातों को याद करके आँखें बिल्कुल डबडबा जाती हैं कि ऐसे श्रेष्ठ पिता की मैं संतान हूँ। और इसी प्रकार जो उनका जीवन एक उदाहरण, एक आदर्श उदाहरण रहा है कि किस प्रकार एक आदमी, साधारण आदमी, महानता का मुकुट पहन सकता है। उनका व्यक्तित्व नारियल जैसा था, बाहर से कठोर खुरदुरा, परंतु भीतर से बिल्कुल कोमल, स्वादिष्ट और अमृत समान।
उनका और एक लाक्षणिक गुण था कि वो चुनौती का सामना बड़ी ही निडरता और ज़िद के साथ करते थे। उनके लिए सचमुच में ये पंक्तियाँ चरितार्थ होती हैं। हालात तो सड़क जैसे होते हैं और सड़क कभी चला नहीं करती, सड़क कभी उसे रोक नहीं सकती जो उस पर चलता ही जाता है। तो चलिए हम अपनी आज की ये शाम प्रारंभ करते हैं अपने कार्यक्रम से, और हमारे बीच हमारे अतिथि भी मौजूद हैं। तो खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारे समारोह में आए हैं। हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री सुरेश श्रीनिवासन जी का आगमन हो चुका है और उनके साथ हैं हमारे यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं सभी श्री शरद पटेल सर, डॉक्टर AR पाठक जी जो कि जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तथा श्री किरण भाई पटेल जी। मैं एक और सभी जितने भी आगंतुक, जितने मेहमान इस ऑडिटोरियम में हैं, मैं ज्योत्सना शर्मा इस पावन संध्या में माँ भारती के सभागृह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी आगंतुकों के लिए चंद लाइनें। चंदनम शीतलम लोके चंदनादीप चंद्रमाः चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगीतः। अर्थात संसार में चंदन को सबसे शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। तो इस सभागृह में उपस्थित आप सभी का पुनश्च अभिवादन। भारतीय मान्यताओं के अनुसार अग्नि पंच महाभूतों में से एक है और इसे सूर्य का प्रतिरूप माना गया है। दीपक में अग्नि प्रज्वलित करने से जैसे सूर्य धरती पर मौजूद अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार लौ भी अपने आसपास मौजूद अंधकार को तथा निगेटिविटी को समाप्त कर देता है। दीप प्रकाश का द्योतक है, तो प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन की परंपरा है। जिस प्रकार दीप की ज्योति ऊपर उठी और रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर की ओर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। मैं आज के प्रमुख अतिथि श्री सुरेश श्रीनिवासन जी, डॉक्टर AR पाठक जी, श्री शरद पटेल सर तथा किरण पटेल सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आधुनिक जो हमारा यहाँ पर दीप है उसका दीप प्रज्वलन कर, और जो आदरणीय LM पटेल जी हैं उन्हें पुष्प समर्पित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते, दीपं ज्योति नमोस्तुते। चूँकि ये ऑडिटोरियम है इसलिए बहुत ही साधारण रूप में इसको हमने दीप को प्रज्वलित किया है एक इलेक्ट्रिक स्विच के माध्यम से। मैं शरद पटेल सर, हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री सुरेश श्रीनिवासन जी से तथा डॉक्टर AR पाठक जी से विनती करती हूँ कि वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आप मंचासीन हो, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्लीज टेक योर सीट सर। अस्पी एक विश्वविख्यात नाम जिसने इस ब्रह्मांड के अन्नदाताओं का कार्यपथ सुगम बनाया है, तो हम
आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं अस्पी एंथम। और आपसे अनुरोध है कि इस अस्पी एंथम की प्रस्तुति के समय आप सभी उसके सम्मानार्थ खड़े हो जाएं। हम अस्पी हैं, अपना फर्ज निभाएंगे। हम अस्पी हैं, अपना फर्ज निभाएंगे। क्वालिटी को धर्म बनाएंगे। सबसे घुल मिलकर हर दिल में बस जाएंगे। फर्ज निभाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में अस्पी यानी कि आशाएं, सम्मान, प्रेरणा, एनर्जी और एनकरेजमेंट, ये जो है अस्पी का एक उसूल है। हमारे बीच एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि यहाँ पर हैं। मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है इनकी। कुदरत की रहमतें हैं ये, किसी किसी पर ही बरसती हैं। इनकी जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं। सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। हमने किया विनम्र निवेदन, आप सहज आ जाते हैं। तो हमारे बीच मौजूद हैं श्री सुरेश श्रीनिवासन जी। मुंबई, भारत में स्थित एक प्रेरक, मुख्य वक्ता और प्रभावशाली व्यवसाय वक्ता हैं। आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर अनुभवों से, उदाहरण और उपाख्यानों पर से लोगों को शिक्षित करते हैं। आप अपने प्रत्येक प्रतिभागी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए नए आत्मविश्वास के साथ और जीवन में अधिक से अधिक चीज़ों को प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ बदलने का अधिकार देते हैं। गहरे आत्मनिरीक्षण के तत्वों के साथ संयुक्त हंसी के साथ मज़ा उनके कार्यक्रमों के हस्ताक्षर हॉलमार्क है। लोग आपके संदेश से प्रेरित महसूस करते हैं और उनसे बहुत ही खास तरीके से संबंधित हैं। आपके उदाहरण बहुत ही सरल हैं और आपके प्रतिभागियों को बहुत मोहित करते हैं और सभी सही कारणों के लिए यादगार हैं। सुरेश श्रीनिवासन जी वास्तव में अपने कर्मचारियों और प्रतिनिधियों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ देते हैं और लोग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लंबे समय तक उन्हें याद करते हैं और लंबे समय तक उनसे सीखी हुई बातों का बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच दूसरी और एक और विशिष्ट हस्ती मौजूद है। उन्होंने स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। सूरज जैसे आप हैं बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं अमाज। हमारे बीच डॉक्टर पाठक जी मौजूद हैं। डॉक्टर पाठक जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 में हुआ।
उन्होंने बीएससी की शिक्षा कृषि विज्ञान में 1970 में सरदार पटेल से हासिल की और एमएससी की डिग्री पौध प्रजनन व अनुवांशिकी को, जिसे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स कहते हैं, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी से उन्होंने प्राप्त की। वर्तमान में डॉक्टर ए.आर. पाठक जी जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आपने अनुवांशिकी व पौध प्रजनन में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। आपके अनुसंधान का प्रमुख क्षेत्र धान प्रजनन रहा है, राइस ब्रीडिंग, तथा आपने धान को उसके विभिन्न प्रकार समाज को दिए। कृषक वर्ग ने, किसानों ने भी उनकी हर प्रजातियों को सहर्ष स्वीकार किया। आपने कॉटन, तूर दाल, मूंग, ग्वार, लोबिया, सरसों सफ़ेद और पीली और कैस्टर की 25 प्रकार की प्रजातियों का अनुसंधान कर बाज़ार में आम व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई। उन्होंने 471 टेक्नोलॉजीज़ अपने गाइडेंस में बनाई गई और आपके 13 रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स और 34 पेपर्स नेशनल जर्नल्स में और 34 विविध कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश हुए हैं। डॉक्टर ए.आर. पाठक जी ने 40 से भी अधिक प्रोफेशनल, टेक्निकल तथा सरकारी संस्थाओं में सेवा प्रदान की है। विशिष्ट कार्य जो रियली में आज कहने योग्य है और जिसके लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, किसानों के अवार्ड के प्रोग्राम के लिए उन्होंने एक किसान मित्र नामक ऐप एंड्रॉयड फ़ोन में प्रारंभ किया है, जो कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी तथा टेक्नोलॉजी के बारे में विभिन्न भाषाओं में किसानों को शिक्षित करता है। कई किसान इस टेक्नोलॉजी से लाभान्वित हो रहे हैं। आपने एग्रीकल्चर अलाइड साइंस में विशेष कार्य के लिए 8 अवार्ड्स प्रदान किए हैं। सरदार पटेल रिसर्च अवार्ड और गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चरल साइंसेज तथा गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड अवार्ड्स भी आपके शीश का ताज बने। 2013 में आपको एनसीसी द्वारा कोलोनल अवार्ड से नवाजा गया। मैं हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब मैं आदरणीय शरद पटेल जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनकी तो प्रशंसा करना या उनके लिए कुछ भी कहना तो मेरे लिए ऐसा है जैसे कि मैं सूर्य को दीपक दिखाने की चेष्टा कर रही हूँ। सिर्फ 2 पंक्तियों में उनके लिए, और वो पूरी यथार्थ चरितार्थ होती हैं। विदुषाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम यद दर्शनम विनिहंति अशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुखद्वादितः नमः। अर्थात संसार में विद्वानों के दर्शन सब प्रकार से परम सिद्धि करने वाले होते हैं। इनके दर्शनों से सब अशुभ शुभ हो जाता है तथा संसार का कल्याण बढ़ता है और दुख नष्ट हो जाता है और सर्वत्र शांति छा जाती है। तो हमारे शरद भाई पटेल सर, किरण भाई पटेल, वो कृषक वर्ग को पुरस्कार प्रदान कर देश के अन्नदाताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और यही नहीं, नारी कृषक वर्ग को भी वे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं शरद पटेल जी का भी यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे बीच श्री सुरेश श्रीनिवासन जी मौजूद हैं, उनको पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। पुनः शरद पटेल सर जी से विनती करती हूँ कि वे डॉक्टर ए.आर. पाठक जी का भी सम्मान पुष्पगुच्छ के द्वारा कर हमें अनुग्रहित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शरद पटेल सर। अब मैं आपको यहाँ आगंतुकों के स्वागतार्थ आपको आमंत्रित करती हूँ अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो गेस्ट यहाँ पर हैं उनके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए आप 2 शब्द कहें। थैंक यू सर। नमस्कार। आज का सुप्रसंग के मुख्य अतिथि श्री सुरेश श्रीनिवास जी, माननीय डॉक्टर पाठक जी, वाइस चांसलर गुजरात एग्री यूनिवर्सिटी, हमारे प्यारे एमएलए
सागर साहब जी, डॉक्टर डोमरे, भूतपूर्व डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, कोंकण कृषि विद्यापीठ, डॉक्टर डीजे पटेल, प्रिंसिपल एंड डीन ऑफ द आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेरे किसान भाइयों बहनों, हमारे निमंत्रण के मान देकर इधर आए हुए सब मेहमान हैं, हमारे एसपी फाउंडेशन के टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स, हमारे एसपी ग्रुप ऑफ कंपनी का डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, हमारे भूतपूर्व एवॉर्डी जो आज पहला और लास्ट दोनों आए हैं, वो लास्ट महीना गए साल का, हमारे आज के नए एवॉर्डी, हमारे शुभेच्छक भाइयों बहनों, मैं एसपी फाउंडेशन से और मेरी तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पिताजी श्री लल्लू भाई एक किसान के पुत्र थे। उसने खेती शुरू में जब पढ़ते थे किया था, उसको जब भी उसका सपना साकार करने के लिए हमने एक आज का जो अवार्ड का फंक्शन है वो हर साल हम रखते हैं। आज का फंक्शन है हमारा 21वां फंक्शन है। और अब तक हमने हमारे फाउंडेशन ने मोर देन 60 पीपल, 60 आदमी से ज़्यादा आदमी को ऐसा सम्मान किया है। मेरा पिताजी का मन में ऐसा था कि जो धंधा से मैं आगे आया हूँ, और मैंने बचपन में जो खेत लोग का तकलीफ़ देखा था, वो देख के उसके लिए कुछ करने का मन में था। और जब ये हमारे जो हम अभी जो धंधा कर रहा है उसमें से जो मुनाफा पाया, तो उसका मन में ऐसा हुआ कि मेरे को कुछ मेरा प्राप्ति हुआ धन में से कुछ करना है। इसीलिए 1973 में एसपी एग्रीकल्चर रिसर्च फाउंडेशन का स्थापना किया। और पिताजी को खेती इतना नज़दीक लगता था कि जब लास्ट 10 साल पिताजी हमारे खेत पे रहा है। पिताजी का अवसान के बाद हम लोग ने उसका याद में 1996 के ये अवार्ड का हमने शुरू किया पिताजी का मेमोरी में। और आज तक हम लोग ने अभी तक 20 हमारा ऐसा प्रोग्राम हो गए। आज का प्रोग्राम 21वां है। और ये हर साल हम ऐसा प्रोग्राम आपको करते हैं। हमारे किसान भाइयों ने लास्ट सेंचुरी इतना 20th सेंचुरी में जो नया चीज़ का संशोधन किया गया था उसका उपयोग किया है, मगर वो इस्तेमाल से हमको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है खेती में, और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मगर ये हम लोग हमारा जो किसान भाई है उसने इतना अच्छा काम किया है कि हमको लगता है कि जो आने दिनों में जो कुछ आगे बढ़ने के लिए, हमारा देश की आगे बढ़ाने के लिए किसान भाइयों का आगे सहकार रहेगा और अच्छी तरह से काम करके हमको आगे लाएंगे। हम आपको सबको फिर एक दफ़ा इधर आए सब आभार मानते हैं। थैंक यू। अब आज के महत्वपूर्ण कड़ी जिसके लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, उसकी हम सबसे पहले प्रथम चरण में हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जो फर्स्ट अवॉर्डी हैं यहाँ पर श्री भावेंद्र मोहन बोरोगोहेन फ्रॉम डोमेही गोहेन गांव
पोस्ट ऑफिस देमची, डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़, आसाम, उनकी ऑडियो विजुअल की प्रस्तुति की जाए। सो मे आई हैव द वीडियो प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम भवेंद्र मोहन बरगोहाई है। मैं धेमेसी गांव है मोरान और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट असम पे रहने वाला हूं। मेरा एज 38 इयर्स है। मैं ग्रेजुएट हूं। 1996 से साई खेती कर रहा हूं। ये मेरा फैमिली है। ये मेरा कुछ सर्टिफिकेशन है। ये MSME का रजिस्ट्रेशन है। ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। मैं किसान होने से ऊपर से मैं एक ऑर्गेनिक स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन का ऑल असम का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मेरा गार्डन 3 हेक्टर का है। इसमें से ये पूरा मेसियो गार्डन यहाँ पे आपका 17 बीघा है। इसमें से आप यहाँ पे और काटिंग और सीड का दोनों का वेराइटीज़ है। आपका काटिंग का 22-26 ST 80 है। मैं 96 से प्लांटेशन किया था। मैं उसके बाद 2004 में ऑर्गेनिक कन्वर्सन किया था और अभी मेरा पूरा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड गार्डन है। मैं ऑर्गेनिक ग्रीन टी, वाइट टी और ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी भी बनाता हूँ। ऑर्गेनिक ये हमारा ऑर्गेनिक गार्डन है और ऑर्गेनिक ये गार्डन पे हम कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करता है। सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश इसमें आप यूज़ होता है। सर, मेरा गार्डन का प्लकिंग राउंडेस है 4 से 6 डेज तक। अभी कभी कभी 5 दिन 6 दिन ऐसे मेंटेन होता है। 4-5 से ज़्यादा नहीं जाता है। मैं जो ग्रीन टी बना के बिकता हूँ वो दिशा नाम पे बिकता हूँ। ये बरगोहाई हैंडक्राफ्टेड ऑर्गेनिक टी और बरगोहाई ऑर्गेनिक फार्म से। ये मेरा एड्रेस है। हम लोग ये पहले डिपिंग करेंगे। इसको डिपिंग करके ये मतलब हॉट वाटर में 1-2 मिनट इसको रखेगा। ये पूरा पानी हॉट हो रहा है। अभी इसमें इसको डालेगा। डाल के ये इसमें डिपिंग करेगा और इसको थोड़ा हिलाते। हाँ, ये ग्रीन टी है और ग्रीन टी के लिए प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। हम लोग इसको डिपिंग करके यहाँ पे रखता हूँ और ये पानी सूखने के लिए। ग्रीन टी आप सीधा हम लोग डिपिंग या आप स्टीमिंग करके ये सिर्फ आप ताप में रख दीजिए। रख के इसको थोड़ा हवा देने से इसको पत्ता में एक मतलब जब सूख जाएगा, ये थोड़ा चिपक जाएगा, तब इसको रूलिंग कर देता है। ये डिपिंग और स्टीमिंग के बाद ये तीसरा प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस है ये रूलिंग। ये हम लोग रूलिंग करता है। 2 बार हम लोग रूलिंग करता है। पहले एक बार रूलिंग करके इसको ड्रायर में देगा। वो वापस ड्रायर से निकलने के बाद एक बार फिर ग्रीन टी में रूलिंग देता है। ये आपका 40 मिनट्स लगता है ये नीचे ड्राई होके आने के लिए। इसको इसमें रूलिंग करके हम लोग यहाँ पे देता है। दे के हमको ये फाइनली जब जाके ये अंदर में घूमेगा, ये अब फाइनल प्रोसेस हो गया है। ये अभी ड्राई हो गया है। ये फाइनल बनाने के बाद ये फाइनल ड्राई हो गया है अभी। और अभी ये ऑर्थोडॉक्स सा है। ये भी लोकली और इंडिया की बाहर इसका खास डिमांड है। सेकेंड क्लास ऑर्थोडॉक्स का। ये लंदन में हम लोग हर साल 50 केजी से 100 केजी हम लोग रेगुलरली लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हम बेचता है। मैं सभी किसान भाई को मैसेज देता चाहता हूँ, हम लोग जिस तरह से ऑर्गेनिक साई खेती कर रहा है और मल्टी क्रॉप भी कर रहा है, इसलिए ऑर्गेनिक आप साई उगालने से आपको ग्रीन टी बनाइए, हैंडमेड ग्रीन टी बनाइए। इसमें आपका मार्केटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मेरा तो छोटा सा ज़मीन है। इस ज़मीन से हम खेती करके देश का बहुत कोना में आप एक्सपो में गया है और बाहर में भी हम लोग को बहुत सारा विजिटर आके यहाँ पे उन लोग आया है, रह के हमारा साय खरीदता है। अभी बाहर में भी एक्सपोर्ट हो रहा है।
मैं सभी किसान भाई को बोलता हूँ ऑर्गेनिक खेत करिए और मल्टी क्रॉप्स किए। साय आप ग्रीन टी, वाइट टी, ऑर्थोडॉक्स चाय बनाए, ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है ये। और बाकी आने वाले पीढ़ी को मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक खेत पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसी का साथ मेरा संदेश ख़त्म करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय आय অসম, भारत माता की जय। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार दत्त है। मैं 46 साल का हूँ। मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन आर्ट्स। चाय तो कम से कम 1996 से अभी 22 साल हो गया चाय का साथ चल रहा हूँ। ये मेरा परिवार है। मैं प्रकृति का एक सुंदर जगह असम का रहने वाला हूँ। असम का शिवसागर जिला बोल के एक तो हिस्टोरिकल प्लेस है। वहाँ का सामने एक नाजिरा जो ब्रिटिश ने यहाँ पे चाय का हेड ऑफिस बनाया था, उसका बगल में मेरा गांव है। मेरा गांव का नाम है नौमाटी नावहलिया गांव। तो कुल मिला के हम लोग का जो योंगटी है, योंगटी 6 बीघा होगा और बाकी सब मैच्योर्ड है। मैच्योर्ड 18 बीघा होगा। टोटल मिलाकर 24 बीघा, 24 बीघाज। ये जो गार्डन है इसमें हर वेराइटीज़ का है। बेसिकली इसमें 22 और 23 टीवी 22 और टीवी 23 का ज़्यादा है और इसमें टीनाली 17 भी है और इनफिलिंग भी किया हुआ है। कम से कम 6.5 बीघाज इस ज़मीन में खेती है। यहाँ पे हम लोग का टीएस का वेराइटीज़ है 449, 462, 464। ये टुकलाई स्टॉक्स का वेराइटीज़ है। उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्वालिटी भी है। और टीवी में है, टुकलाई वेराइटीज़ में भी है टीवी 22, टीवी 23 और P126, S3E3। कम से कम 5-6 ठो वेराइटीज़ हमारा गार्डन में है। तो हम लोग का प्लकिंग होता है 5 to 6 डेज में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 8 दिन 10 दिन में प्लकिंग करता है, लेकिन हम लोग 5 से 6 डेज में प्लकिंग करता है क्योंकि इसमें क्वालिटी अच्छा रहता है और अच्छा क्वालिटी होने से अच्छा रेट मिलता है। तो स्पेसिंग में हम लोग का है रो टू रो 2.5 फुट और प्लांट टू प्लांट 2 फुट। और ऐसा कुछ वेराइटीज़ है जहाँ पे 3 और 3.5 करना पड़ता है क्योंकि उन लोग का फ्रेम बड़ा हो जाता है। इसीलिए जो प्रोडक्शन कमती है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा है, उसमें कम स्पेस देने से भी चला जाता है। फैक्ट्री यहाँ से हम लोग 25 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये हमारा कारोबार, ये बिजनेस, यही माँ, ये पिता, यही बेटा हमारा, ये सब करके हम लोग साल भर में कम से कम 6-6.5 लाख रुपया कमा लेता है। और मेरा दूसरा जगह पे जो कलेक्शन है, मेरा सामने वाला लोग को हम लोग इंस्पायर करके ऐसा क्वालिटी लिप बनाने के लिए हम लोग इंस्पायर किया हुआ है। और इंस्पायर करने का बाद उन लोग का जो लिप्स हमारा गाड़ी में लेके जाता है, उन लोग से हम लोग 2 रुपया ट्रांसपोर्टिंग के लिए काट लेता हूँ। ये सबका साथ 2-3 हेक्टेयर करके चाय बागान है। सब बहुत स्मूथली क्वालिटी लिप्स सप्लाई कर रहा है। ये लोग हम लोग के लिए आदर्श है क्योंकि ये लोग मानता है हमेशा कि क्वालिटी लिप्स बनाकर हम लोग को देश में भेजना है और इंडिया का प्रेस्टीज बढ़ाना है। पहले 20-22 साल पहले ये वहाँ पे बहुत काम के लिए भी मुश्किल था, लेकिन ये लोग हम लोग आके यहाँ पे बागान उगान खुला है, दूसरा में लगाया, सब कुछ अंततः कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एम्प्लॉयमेंट को यहाँ जनरेट किया है हम लोग ने। थैंक यू। मैं सभी
देशवासियों को, किसानों को और ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन को बोलना चाहता हूँ कि ईमानदारी से खेत में लग जाइए, ईमानदारी से लागिए। कोई हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड यूज़ मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज़ कीजिए और वैल्यू एडेड जो भी खेत हो, चाय हो, दूसरा सब्जी खेती हो, जो भी हो, वैल्यू एडेड बना के छोड़ना चाहिए मार्केट में। तब प्रॉफिट भी मिलेगा और शांति भी मिलेगा। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर किसानों को मजबूत बन के एक साथ इकट्ठा होके सबका साथ सबका विकास जैसा स्लोगन लेके चलना चाहिए। और इसी का साथ मैं आप लोग को प्रणाम करता हूँ। जय आयखम, भारत माता की जय। बहुत सुंदर। सचमुच में कृषि हमारे माता पिता के समान ही है। ठीक ही कहा राजेश जी ने। और वैसे तो देखिए ना, हम चाय शब्द कितना छोटा सा है। सुबह उठते ही चाय की याद आती है, दिन भर की थकान मिटाते वक्त भी चाय का ही ध्यान आता है। और पर वाकई में इसका नाम अब बड़ा ही सार्थक है। देखिए, दुग्ध शर्करा मिश्रित पर्वत उत्पन्न पेय, कितना बड़ा नाम। क्योंकि उसको बनाने में, प्राप्त करने में भी बड़ी मेहनत है, लेकिन बनाने में, चाय बनाने में और उसका आनंद लेने में तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। और ये किसान दिन भर मेहनत करके, चाहे हम जब सो रहे होते हैं, अपने जीवन को अलग सुखरूप तरीके से बिता रहे होते हैं, तब ये किसान गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, उसमें लगे रहते हैं। सच में कोटि कोटि नमन कृषक वर्ग को, बहुत ही प्रणाम। मैं अब माननीय हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं श्री सुरेश श्रीनिवासन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे भावेंद्र मोहन बोरोगोहेन जी को हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में चाय उत्पादन के लिए अवार्ड प्रदान कर उनका मान बढ़ाएं। मैं उन्हें सपत्नीक मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। भावेंद्र मोहन बोरोगोहेन जी कहते हैं, हो विष्णु तुम धरा के, हल सुदर्शन तुम्हारा, बिना शेष शैया के ही होता दर्शन तुम्हारा। ऐसे महान हैं हमारे कृषक वर्ग के लोग और आज हमारे बीच ये प्रस्तुत हैं। तो हम उन्हें सबसे पहले उनका शॉल के द्वारा चेक, 50,000 का चेक, एक सर्टिफिकेट तथा ट्रॉफी प्रदान कर रहे हैं। हमारे आज के प्रमुख अतिथि उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही गौरव की बात है इस मंच पर एक कृषक का सम्मान होना। सच में आज जितनी तालियां बजें उतनी कम है, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान हमारा अपना सम्मान, हमारी अपनी मातृभूमि का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के प्रमुख अतिथि। मैं अपने भाई से विनती करती हूँ कि इस मंच की ओर से 2 शब्द ज़रूर बोलें। भावेंद्र जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और वो देखिए अपने साथ एक प्रेम भरी भेंट भी लेकर आए हैं, एक स्मृति चिन्ह लेकर आए हैं। उनकी मेहनत का रंग आज यहाँ मंच पर हमें दिखाई दे रहा है। भावेंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी भावनाओं को यहाँ हमारे साथ साझा करें। आइए। नमस्कार। आज मुझे इस मंच पे आके बहुत आनंद महसूस हुआ और लालू भाई पटेल जी ने जिस आदर्श से किसान के लिए जो काम कर रहा है, उस फीलिंग्स हम लोग का बीच में भी है
और आज उनका फैमिली एसपी को इस मुकाम पे जो वो पहुंचा रहा है, और उसके लिए भी उन लोग को हम आभारी हो बहुत। और आज मेरा जो पहले में हम लोग का गार्डन के लिए जो एसपी का स्पेयर खरीदा था, उसी का याद आ रहा है आज यहाँ पे आके। वो एक तो पावर मशीन था उनका, मैं बहुत वो भी खुद इस पे बागान पे किया था, हमारा सुधा गार्डन है। आज वो भी मैं उस मंच पे जब बैठा था उस मतलब बहुत फीलिंग आ रहा है। और मेरा एसपी फाउंडेशन से मेरा से आगे से ये किसान को इस ऐसे आगे ले जाने से हम मतलब बहुत कुछ धन्यवाद देता हूँ। मेरा लैंग्वेज इतना बढ़िया नहीं आता है, फिर भी मैं बहुत सुखी हूँ। और सभी किसान को इस 21 साल हो गया है ऐसे आगे ले जाने से, और आगे भी ऐसे ले जाइए। और हम लोग सभी किसान को ऑर्गेनिक खेत करने के लिए और रिक्वेस्ट करता हूँ, और इसी के लिए मैं थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भावेंद्र जी। सचमुच में ये उद्गार जो भी आज आपके हृदय से निकले हैं वो सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, और एसपी तो हमेशा उस पथ पर अग्रसित रहा है। अब हम श्री राजेश कुमार दत्ता जी को सपत्नीक मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये अवार्ड भी हॉर्टिकल्चर कैटेगरी के लिए ही प्रदत्त है। मैं पुनः श्री सुरेश श्रीनिवासन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे राजेश जी को पुरस्कृत कर हमें अनुग्रहित करें। उन्हें भी एक शॉल, चेक, 50,000 की धनराशि का चेक, एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी प्रदान किया जा रहा है। शॉल के द्वारा सम्मान। आज सच में ये धरती पावन हो गई है। एक कृषक का सम्मान इस मंच पर, इस प्रांगण में हो रहा है। जो खुशी है, जो उद्गार है, वो आज सचमुच में कहीं बन गए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। श्री सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश जी से विनती करती हूँ कि अभी अभी आप कह रहे थे कि भाषा का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए जब किसान खेत में फसल लहलहाती है तो न वो भाषा जानती है न कुछ, सिर्फ आपकी भावनाओं को जानती है। तो उन्हीं भावनाओं को आप कुछ शब्दों में यहाँ ज़रूर व्यक्त करें। आपका स्वागत। मैं सभी को नमस्कार देता हूँ। तो हम लोग असम का है, नॉर्थ ईस्ट का लैंग्वेज बहुत ख़राब है, मतलब एक्स्ट्रा पैटर्न है, और इसीलिए हमारा जो ये वीडियो दिखाया उसमें भी प्रॉब्लम हुआ है। तो फिर भी हम लोग चाहता है कि आप लोग हम लोग का जो भावना है आप लोग समझ जाएंगे। तो मैं आभारी हूँ एसपी का। तो सबसे नीचे का लोग किसान होता है, सबका मानना है कि सबका नीचे का लोग किसान होता है, लेकिन एसपी ने सबसे ऊपर बनाया किसान को। मैं इसीलिए एसपी को, तो जो किसान है सबका अंतर में दिल में रहता है एसपी को, इसीलिए मैं फिर प्रणाम है एसपी को जो आज आया। आज जो 1:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचा है, पहुँचने का बाद लंच का बाद जो एसपी का परिवार मिला है, एसपी का जो स्टाफ मिला है, एसपी का जो माहौल मिला है ना,
और हम लोग को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि LM पेटेल जी जैसा आदमी था उसका ऐसा माहौल बना के गया। अभी भी सबका यहाँ का जो लोग है, जो किसान है, उन लोग का ब्लड में घुस गया कि जो मैंने क्या बोलूँ अभी, जो निष्ठा और सतता, मतलब जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी किसान में मैं यहाँ पे आकर भी यहाँ का जो SP का जो परिवार है उसमें दिखाई दे रहा है। हम लोग को फील हो रहा है। तो इसलिए हम लोग भी प्राउड कर रहा हूँ कि किसान को सबसे ऊपर लाना होगा। किसान से ऊपर कुछ है नहीं। मैंने भी 93 में यहाँ पे NCC था, 93 में मैं NCC किया था। वहाँ पे मेरा चेंज किया था मेरा मोटिव को। तो अगर डिफेंस में जाऊँगा नहीं तो कुछ ऐसा काम करूँगा जो मेरा भी सेटलमेंट होगा और मेरे से दूसरों को भी सेटलमेंट कराऊँगा। और इसीलिए हम खेत को निकाल लिया था। मेरा फ्रेंड लोग ने जो हमारा CD में दिखाया होगा, और मेरा पिताजी बहुत अच्छा आदमी है। पिताजी ने कहा तुम्हारा मर्जी है जो करो। तो लेकिन चाय बागान ऐसा है तो पैसा बहुत ज़रूरत होता है, और चाय ऊपर में होता है या नीचे में होता है तुमका तो मालूम नहीं है अभी तक, तुम कैसे जाएगा। हम बोला कि इसमें बहुत शांति है। हमारा दो तीन फ्रेंड है, उन लोग का साथ हम लोग बातचीत किया है तो चौकेगा बोला है। लेकिन फाइनेंस आप भी कीजिए, दूसरों भी करेंगे, कोशिश करके ऐसे करके हम लोग अभी कर रहा हूँ। लेकिन मन में बहुत शांति है। आज ये अवार्ड दिया है, अवार्ड मिलने के बाद और भी SP ने हम लोग को ऐसा दायित्व दे दिया है कि हम लोग कोई तेरा नहीं हो सकेगा। हम लोग मतलब सीधा ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए SP ने हम लोग को फिर दायित्व दे दिया। हम लोग को दायित्व जो अवार्ड दिया है वो दायित्व हम बहुत इमोशनल हूँ, वही कर रहा हूँ, उसका स्वीकृति मिला है। इसलिए मैं SP को भी और आप लोग को भी थैंक यू बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आपने तो सचमुच में गागर में सागर भर दिया। आपकी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति थी वो आज सच में हम आत्मविभोर हो गए हैं आपके शब्दों को सुनकर, और सोचने पर मजबूर हैं आज कि युवा पीढ़ी को इस दिशा में ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता ही सचमुच भगवान का स्वरूप है। अब हम आगे दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण अथवा शहरी कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं आबादी का लगभग आधा अंश होती हैं। वे परिवार, समाज, समुदाय का एक बड़ा ही सार्थक अंग है जो समाज के स्वरूप को सशक्त रूप से प्रभावित करती हैं। महिलाएं राष्ट्र के विकास में पुरुषों के बराबर का महत्व रखती हैं। सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार विश्व में खेती का सूत्रपात और वैज्ञानिक विकास का प्रारंभ महिलाओं ने ही किया था। चक्रवर्ती के अनुसार घर और खेत पर महिलाओं का देश के आर्थिक विकास में लगभग 50% योगदान रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में तथा नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने में भी महिलाएं सदा अग्रसर रही हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने ये एक डिक्लेरेशन किया था कि 15 वर्ष हर साल 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय किसान महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसको अभी बनाए हुए लगभग 2 साल हुए हैं, और महिलाओं का कृषि वर्ग में उनका सम्मान SP के द्वारा किया जाना सचमुच में एक निहायत ही प्रशंसनीय कार्य है। तो चलिए हम चलते हैं अगली कड़ी की ओर। और ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं डॉक्टर मैत्री शंकर फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका, वुमेन फार्मिंग कैटेगरी किचन गार्डन के में। तो वीडियो प्रस्तुत है आपके समक्ष भी डॉक्टर मैत्री शंकर जी का। Namaskara. My name is Dr. Maitri Shankar. I am 47 years old. I'm a physician residing in Bangalore. I am married to Uday Shankar. He's a software engineer. And I have 2 boys, both are teenagers, Pranav and Varun.
Yeah, I have been into gardening for the past few years, but this garden is about 3 years old. We shifted here in the September 3 years ago, and it's come up like this. I am into gardening mainly as a hobby, and maybe also it helps my family because I'm a doctor by profession, and mainly into cancer diagnostics. So I see a lot of patients who ask me, why am I getting cancer? And of late we are seeing there's a lot of use of pesticides and chemicals in the processed food industry. So it gives me a lot of satisfaction to be able to grow fruits and vegetables. I first decide how much my family eats and what vegetables they eat, and then categorically understand how long it will take for that particular vegetable to grow, and then plan out. As you can see, I have about 6 vegetable beds here, and we try to put seeds into one bed every other month. In the garden, I grow pretty much in every different category. Here mainly greens, coriander, methi, basil, and dill. These I grow on a weekly basis. This is my herb garden. I can actually pluck the curry leaves from my kitchen window directly. Actually, this is a Chinese vegetable. It's called chow chow. Lasts very long. In the vegetable category, mainly different types. The root vegetables like radish here, chilies, which is a seed and a fruit variety. This is a mango tree which I got as a prize in the hospital. They had an environmental day celebration. This is my strawberry bed, grows plentiful. Now is not the season. Every time we buy pineapples, the crown I put it in the ground. Beetroots I think are ready to be harvested today. We will see. And carrots. Papaya is about 6 months I think. Bush beans. This is monthly beans. Here in the edge of the garden, we have mainly put fruit trees. I have a papaya and gorva, 2 types of gorvas, 3 types of pomegranate. Here I have 3 different types of tomatoes. All this is sweet potato here, which is again a root vegetable. I have ginger and turmeric. That is an annual crop. Can see some pomegranates. This is a white variety of pomegranate. There are 2 sections to this part of the garden. There is the puja garden. I grow mainly puja type of flowers, about hibiscus 9 varieties like the Navaratan. This is the butterfly garden. So mainly plants and flowers which attract butterflies. So we have 2 Coorg oranges here. Apple tree in the corner, and there is a neem tree right above the composting pit. I have 1 amla, 1 musambi, and 1 Nagpur orange in that corner. Mainly in this narrow passage where it leads to our sit-out upstairs, we mainly have creepers of all flowering and fruits. We don't use any chemicals in the composting or any kind of enzymes. This when mixed with water in 1:10 proportion and sprayed to the seedlings when they are growing, or to the pests when the bigger plants, has beneficial effects both as a nutrient and also as a pesticide. We have drip irrigation for the peripheral near the compound, all the trees there is drip irrigation, and for the vegetables I have a sprinkler system which is automated. This is all we harvested today. Typically I get this much every week. My message to all the urban gardeners is that to grow your own food, a lot of vegetables and fruits you can easily grow in your own house. You can save money and also recycle, which is very eco-friendly. You can recycle your kitchen waste and grow back things which you can use back in the kitchen. The easiest to start would be greens and chilies and basil and these kind of things, tomatoes, which we need round the year, every day. These are not even special items and you tend to run out of them. So I would urge you all to start growing your own food in an organic way, in an eco-friendly way, and an environmentally safe food at the table. Thank you. Namaskara.
मेरा नाम सौ माधुरी महादेव भोईर। मेरा शिक्षण 10वीं पास। मेरा उम्र 53 वर्ष आणि ठाणे जिले में वेड़ा गांव में रहती हूँ और 10 साल से किचन गार्डन करती हूँ। ये मेरा परिवार है। मेरा परिवार में 4 सदस्य है। किचन गार्डन ये मेरा शौक़ है और मैंने एक मेरे घर के सामने ही किया है। तो घर के सामने 3 गुंठे जगह में ये सब किया है और ये करते करते शौक़ के साथ मेरा घर के लिए सपोर्ट भी हो रहा है। मैं मेरे किचन गार्डन में बैंगन, भिंडी, गलका, खीरा, लौकी, चवली, पड़वल, दोड़का, स्वीट कॉर्न, ये सब वेजिटेबल्स में लगाती हूँ। आम, चीकू, नारियल, कटहल, इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, ये सब है। मैं पावर ट्रेलर का उपयोग करके किचन गार्डन की खेती तैयार करती हूँ और कल्टीवेट करते हुए समय इसमें वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करती हूँ। किचन गार्डन को लगने वाले बीज अच्छी तरह से उपज देने वाली वैरायटी के बीज हम लोग लोकल मार्केट अंबाड़ी से खरीदते हैं। उसका उपज भी अच्छा मिलता है और उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरे किचन गार्डन में लगने वाले पौधे मैं बाहर से नहीं खरीदती, वो पौधे मैं यहीं पे तैयार करती हूँ। और तैयार करते समय ज़मीन को कल्टीवेट करके गादी वफा तैयार करते समय बायो फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, थायरम, बाविस्टिन पाउडर, फॉरेक पाउडर डालती हूँ। ये जो पाइप है ये मेरे किचन से आता है। इसमें से किचन का वेस्ट पानी आके पौधों में जाता है। वैसे तो मेरे किचन गार्डन में कीड़ का प्रादुर्भाव तो नहीं होता है। किचन गार्डन के लिए स्टेट एग्रीकल्चर वाले मुझे मदद भी करते हैं और गाइडेंस भी करते हैं। मैं मेरी किसान महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर अपने घर के सामने खाली जगह है तो कुछ सब्जियाँ लगाएं। मैं मेरी किचन गार्डन में सब सब्जियां ऑर्गेनिक तरह से उगाती हूँ। इससे मेरे घर की ज़रूरत तो पूरी होती ही है, साथ साथ कुछ कमा भी लेती हूँ। और यदि किसान महिलाएं किचन गार्डन के संदर्भ में कुछ सलाह चाहती हैं तो मैं कभी भी तैयार हूँ। जय जवान, जय किसान, जय महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। सच स्वर्ग समान है ये किचन गार्डन। और ऑर्गेनिक मैन्योर और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, किचन का पानी अगर वो भी रिसाइकल करके यहाँ यूज़ किया जाए तो सचमुच में मैं ये कहने से बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अब तो ये देखकर नारियों का प्रयत्न, नारी है अभिव्यक्ति का नाम, नारी है इच्छा शक्ति का नाम, नारी को कम मत समझो, ये सबल रूप संयम का नाम, चाहें तो बिल्कुल धरा पर स्वर्ग को नीचे उतार सकती हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रयत्न हैं इन लोगों के। और अब मैं फिर से हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री सुरेश जी को पुनः उन्हें मैं विनती करती हूँ कि वो जो हमारी नेक्स्ट विनर है, अवार्ड विनर हैं डॉक्टर मैत्री शंकर, वो किसी कारणवश वो यहाँ नहीं आ पाई हैं, परंतु उनके एवज में बेंगलोर ब्रांच के जो हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं श्री शंकर राव जी, वो उनके बिहाफ पे ये अवार्ड लेंगे। तो मैं उन्हें यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ, श्री शंकर राव जी को, कि वे यहाँ मंच पर आएँ और उस अवार्ड को डॉक्टर मैत्री शंकर जी के लिए यहाँ पर लें।
स्टॉल के द्वारा विशिष्ट सम्मान। उसके बाद एक ट्रॉफी, एक स्मृति चिन्ह और 50,000 रुपये की धनराशि और एक ट्रॉफी। बहुत ही सम्माननीय क्षण है ये, बहुत मोहक, बहुत अविस्मरणीय क्षण है कि किसी महिला के लिए ये ट्रॉफी और 50,000 रुपये की धनराशि प्रस्तुत की जा रही है। श्री सुरेश जी के हम बहुत आभारी हैं। अब मैं श्रीमती माधुरी बोयर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जिन्हें वुमेन फार्मर कैटेगरी किचन गार्डन के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है। उनके परिवार के अन्य सदस्य जो भी यहाँ मौजूद हैं, वे सभी मंच पर आमंत्रित हैं। हम ज़ोरदार तालियों से उनका यहाँ स्वागत सच हम कर सकते हैं। बहुत ही गौरव की बात होती है एक महिला के लिए कि चंद सीढ़ियाँ चढ़कर उस पुरस्कार को प्राप्त करना, अपनी मेहनत को सफल होते हुए देखना, और ये एक प्रेरणा होती है जो आगे बढ़ने के लिए उन्हें ही नहीं बल्कि सभी को बहुत ही उत्तेजित करती है। मैं आज के प्रमुख अतिथि से फिर से विनती करती हूँ कि वे माधुरी जी का सम्मान करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक परिवार अगर एकजुट हो जाए तो बताइए कौन सी बाधा हमारे जीवन को और हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी. माधुरी, आता तुमच्याशी मी विनंती करते, ज़रा 2 शब्द इथे बोलून आम्हाला खरोखर कृतार्थ करा. मैं उनसे विनती कर रही हूँ कि वो 2 शब्द यहाँ अपने भावों को, कितने पल ऐसे हैं जो शायद आज उनके शब्द भी कम पड़ जाएंगे. आइए, स्वागत है. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री सुरेश निवासन साहेब, सन्मान्य व्यासपीठ, पत्रकार व माझ्या व आस्पी कृषी संशोधन विकास प्रतिष्ठानचे मालक मान्य पटेल साहेब व माझ्या शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, मला इथे बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी सर्वप्रथम आपणा सर्वांचीच आभारी आहे. आणि आज या ठिकाणी आदर्श व्यक्तींचा सत्कार होत आहे आणि माझा सत्कार होत आहे, त्याबद्दल मला खूप आनंद वाटतो. आणि वाडे तालुक्यामध्ये नारे येथे आस्पी कंपनीमध्ये वर्षातनं 2 वेळा शेतकरी मेळावे आयोजित करतात आणि या मेळाव्यातून आम्हाला शेतीविषयी भरपूर काही माहिती मिळते. तसेच प्रत्येकाने कर्तव्य कर्म केले पाहिजेत असे गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनास उपदेशून म्हटले आहे. कर्म मग ते कोणतेही असो, तन मन धन लावून कराल तर तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. भात लागवड करणे ही पारंपरिक शेती आहे आणि भात शेतीला नवीन तंत्राचा वापर म्हणून मी या शेती व्यवसायाकडे वळली आणि मला लहानपणापासूनच शेती करण्याची आवड आहे. आणि भात शेती व भाजीपाला लागवड करण्यासाठी जी लागणारी जमीन मध्यम भारी आणि उत्तम पाण्याचा निचरा होणारी अशी असावी लागते. आणि मागील वर्षी मी
गुजरात 4, गुजरात 11, सह्याद्री आणि 64-44 गोल्ड या भातांची लागवड केली होती. तसेच दुधी, भोपळा, काकडी, शिरोळा, गळका, वांगम, पडवल या भाज्यांची सुद्धा लागवड केली होती. तसेच माझ्याकडे शेततळ आहे, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, मच्छीपालन, लावरीपालन, ससेपालन, बदकपालन, फळबागायत आहे, फुलशेती करते आणि ॲलोवेरा मी 2 एकरमध्ये मल्चिंग पेपरवर लागवड केलेली आहे. आणि ह्यासाठी जी लागणारी मेहनत मी स्वतः करते आणि जमीन नांगरणीसाठी पॉवर टेलरसुद्धा मी स्वतः चालवते. तसेच रासायनिक खते व औषधे यांचा कमी प्रमाणात वापर करते आणि जास्तीत जास्त सेंद्रिय खत, गांडूळ खत, कंपोस्ट खत आणि आयुर्वेदिक औषध म्हणून कडुलिंबाचा पाला, गोमूत्र यांची फवारणी करते आणि कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न काढण्याचा प्रयत्न करते. तसेच मला सन्मानित केल्याबद्दल मी आस्पी कृषी संशोधन विकास प्रतिष्ठानचे आभारी आहे. आणि महिलांना हा माझा संदेश आहे की आपल्या घरासमोर जर मोकळी जागा असेल तर आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्यांची लागवड करू शकतो. आणि मी माझ्या किचन गार्डनमध्ये सेंद्रिय खताचा वापर करते आणि पूर्ण भाजीपाल्याच्या गरजा माझ्या भागतात आणि थोडेफारसुद्धा पैसे मला घर खर्चासाठी सुद्धा मिळतात. हा महिलांना माझा संदेश आहे. आणि खूप शिका पण काळ्या आईला विसरू नका. आणि एवढे बोलून मी माझे भाषण संपविते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी. उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बताने की चेष्टा की है कि चाहे नौकरी पेशा महिलाएं हों, उन्हें फिर भी किचन गार्डन छोटा सा एक ज़रूर बनाना चाहिए. और बहुत अच्छा एक ज्वलंत उदाहरण है वो कि किस प्रकार स्त्रियां अपने आप को स्वावलंबी बना सकती हैं. एक छोटे से किचन गार्डन को शुरू करके, जिसका उन्हें बचपन से शौक़ था, आज वो इस मुकाम पर पहुंच गई हैं कि इस मंच पर आज इस पुरस्कार से वो नवाजी गई हैं. बहुत सभी अवार्ड विनर्स को जो भी यहाँ आए हैं उन सभी को सच में बहुत बहुत अभिनंदन. I thank Mr. Suresh to be here today for this occasion. Thank you, Mr. Suresh. I request Mr. Kiran Bhai to come here and give a token of love from our behalf. As well as we want to felicitate Suresh ji, Mr. Suresh Srinivasan, with a special gift that has been made by Palak Mehta, daughter of Satish Bhai Mehta. Satish Bhai has been instrumental in getting Suresh ji here today for this program. So, chill. So this is a special gift made by Palak Mehta. Where is Palak? This has been specially made by Palak, who is a daughter of Satish Bhai. Where are you, Satish Bhai? Please stand up and get recognized at least. Thank you. Thank you, Satish Bhai. You know, this time what I decided was every year we invite some big dignitaries to give away the awards. So I thought let us make some change by which everybody enjoys. And the way I have seen in this hall, that I think every one of you has enjoyed his talk. And yes. So as he rightly said, 350 gram is ready downstairs, but don't be in the queue. Wait for others also to take it. I also express my heartfelt thanks to Dr. Pathak Sahib, who has
come here all the way from Junagadh. Dr. Pathak is the Vice Chancellor of Agriculture University from Junagadh. I, on behalf of ASPI Foundation and the entire ASPI family, would like to welcome and give a hearty vote of thanks to all the award-winning farmers who are present here today. Our award-winning farmers have come all the way from Assam and also from neighboring Bhiwandi. Rajesh ji, Babendra ji, and Srimati Madhuri ji, they have won the award today. They have been felicitated today. Ladies and gentlemen, this event would not have been successful without your presence, and moreover, this event has been successful because of the efforts of last 1 year and sometimes 2 years of our scrutiny committee and various committees, including the farmers themselves, where the award is being declared, the nominations are received, and they go through a lot of processes of scrutiny. So everybody has been working day and night. We have been lucky to have a team of dedicated, motivated, and learned stalwarts from agricultural background to have this event possible today. Thank you everybody from the team who has selected these farmers. I would like to thank our distributors, dealers who have come across from India, right from Assam to South India to Gujarat and Maharashtra and many more. Last but not the least, I would not like to forget Jyotsna Sharma ji, who has flawlessly compared the event today. We would like to present a token gift to her. Jyotsna ji. Thank you, Jyotsna ji. And once again, before we say goodbye and have the 350 grams of food, as Kiran bhai and Suresh ji said, let's not forget to live our daily life without being happy. Let us all be happy. Thank you very much.